दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन किया था और उसे देखकर लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए कि भाई मैं तो काफी मोटिवेट हो गया। और इसीलिए आज मैं आपके लिए एक और वैसी ही मूवी लेकर आया हूँ। हालांकि ये मूवी पहले भी कुछ चैनल्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस की हैं जो आपको इस मूवी को देखने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में टिम आज भी अपने अगले गेम की कोडिंग में डूबा हुआ था, यानी ये एक गेम डेवलपर था। आज भी उसके कलीग्स उसके साथ लाइव डिस्कशन में मशगूल थे और तभी अचानक आसपास की लाइट ब्लिंक करने लगती हैं और अचानक एकदम से सब कुछ ठप हो जाता है। फिर काम से फुर्सत मिलते ही टिम के जहन में फिर से वही पुराना डरावना मंजर लौट आता है, जिसे भुलाने के लिए वो खुद को हर वक्त बिजी रखता था। और यही वजह थी कि उसकी पत्नी ओलिविया भी अब उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। असल में 2 साल से ओलिविया इस रिश्ते को अकेले खींचने की कोशिश कर रही थी, जबकि टिम अब भी खामोश रहता था और उसे कोई खास बातचीत नहीं करता था। लेकिन ओलिविया को अभी भी इस रिश्ते से उम्मीद है, इसलिए हम देखते हैं कि माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए ओलिविया आज टिम को पिज्जा खिलाने बाहर ले जाती है। फिर वहीं पर उनकी मुलाकात हुई मिस्टर फ्राइडमैन से, जो उनकी बिल्डिंग का रेनोवेशन करवा रहे थे। असल में इस रेनोवेशन के काम को 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था और ऊपर से बिजली का हाल अभी भी वही हाल बना हुआ था। इसलिए जब ये लोग फ्राइडमैन से इस बारे में पूछते हैं कि ये काम कब तक खत्म हो जाएगा, तो वो इतना ही कहता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस कुछ हफ्तों की बात और है। अब इतने में इन लोगों के सिर के ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर गुजरते हैं, जो कि इमरजेंसी के वक्त आया जाया करते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि दरअसल पीछे हैंस सिटी जल रहा था, क्योंकि वहां आग लग गई थी और शायद वो हेलीकॉप्टर्स वहीं पर बचाव कार्य के लिए ही भेजे जा रहे थे। खैर, आगे हम देखते हैं कि पिज्जा लेने के बाद ओलिविया टिम को एक ब्रांड न्यू आरवी दिखाने ले जाती है, क्योंकि उसका सपना था एक नई शुरुआत का, जिसमें वो एक लंबी रोड ट्रिप करके पेरिस जाकर जिंदगी को फिर से जीना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, क्योंकि उसे बस टिम का साथ चाहिए था। अब टिम की बात करें तो वो भी गलत नहीं था और ओलिविया के साथ पेरिस जाकर सेटल होना चाहता था, लेकिन वो बीते हादसे के डर से अब तक बाहर नहीं आ पाया था, जिस वजह से वो डर उसे हर बार पीछे खींच लेता था। और इसलिए इस बार भी उसने काम का बहाना बना दिया कि मुझे अपना गेमिंग प्रोजेक्ट खत्म करना है, इसलिए कुछ महीने और रुक जाते हैं। अब ओलिविया बेचारी अपने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसकी उम्मीदें बार बार टूटती जा रही थी। इसलिए आज हम देखते हैं कि वो पूरी रात बहुत देर तक चुपचाप रोती रही, पर आज उसका दिल कह रहा था कि ये सब कभी खत्म नहीं होगा और टिम से उम्मीद लगाना बेकार है। इसलिए अब वो अकेले ही अपनी शुरुआत करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होने लगती है, क्योंकि उसके पास इतनी कोशिश करने के बाद बस यही एक रास्ता बचा था। अब शाम के वक्त उनकी बिल्डिंग की छत पर कोई अजीब सा कोहरा मंडराता दिखता है, लेकिन वो क्या था और कहां से आ रहा था ये किसी को पता नहीं होता, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब टिम की आंखें खुलती हैं, तो अचानक उसे एक सूटकेस बंद होने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ओलिविया पूरी तरह से तैयार थी, वो भी अकेले ही ट्रिप पर जाने के लिए। और अब जाने से पहले उसने टिम से साफ साफ कह दिया, मैं अब हार चुकी हूँ और अब मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अब मैं भी जा रही हूँ और अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी, हमारा रिश्ता यहीं तक था। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगी और टिम उसको रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब तक टिम उससे कुछ कह पाता, ओलिविया दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद अगले ही पल उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके फ्लैट के एग्जिट पर एक अजीबोगरीब पैटर्न वाला एक मेटेलिक ब्रिक वॉल खड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये ब्रिक वॉल सिर्फ उनके फ्लैट के बाहर नहीं था, बल्कि ये उनकी पूरी बिल्डिंग पर था, जैसे किसी ने रातों रात पूरी बिल्डिंग को घेर लिया हो। अब ओलिविया को लगा कि शायद ये सब टिम का कोई पागलपन है, जिस वजह से वो उस पर भड़क उठी, लेकिन जल्द ही दोनों को पता चल गया कि ये मामला कुछ और ही था, जो उनकी समझ से फिलहाल बाहर था, क्योंकि वो देखते हैं कि ये मेटालिक ईंटें सिर्फ उनके दरवाजे पर नहीं थी, बल्कि वो उनके घर की वेंट्स और खिड़कियों से लेकर हर रास्ते को बंद कर चुकी थी। और इसी बारे में जानने के लिए वो दोनों अपना फोन निकालते हैं, ताकि कॉल करके फ्राइडमैन से इस बारे में पूछ सकें कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका मोबाइल नेटवर्क ही नहीं दिखा रहा था। फिर वो ऑनलाइन कॉलिंग के लिए वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका वाईफाई भी ठप पड़ा था।
ये देखते ही दोनों की टेंशन बढ़ जाती है, जिसके बाद ओलिविया घबराकर दीवार में ड्रिलिंग शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो ड्रिल बीट गर्म होकर लाल हो जाती है, जबकि उस ब्रिक वॉल पर एक निशान तक नहीं पड़ता। इसके बाद वो दरवाजे के साइड में ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो मेटालिक ब्रिक वॉल खड़ा था, जिसे वो समझ चुके थे कि सिर्फ दरवाजों पर नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग पर ये ब्रिक्स लगी हुई हैं, जिसका मतलब वो दीवार तोड़कर भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन वो दोनों इतना तो समझ चुके थे कि इस दीवार पर ना तो कार्बन फाइबर था और ना ही लिक्विड ग्रेनाइट, क्योंकि ओलिविया खुद एक आर्किटेक्ट थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसी धातु पहले कभी नहीं देखी थी। और इसी बीच टिम ने कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल उस वॉल के करीब ले जाकर देखा, तो इतने में उसकी स्क्रीन पर अजीब से फ्लिकरिंग शुरू हो गई, जिससे साफ हो गया कि ये मटेरियल जो कुछ भी है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये ब्रिक वॉल यहाँ कैसे आई, और आई तो इसे यहाँ किसने लगाया। अब टिम और ओलिविया इसी सवाल से जूझ रहे होते हैं कि तभी बगल की दीवार से उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगी, जिस वजह से उन्होंने अपना दिमाग चलाते हुए फौरन बगल वाली दीवार में एक छोटा सा होल बनाया। फिर जब उन्होंने झांक कर देखा तो सामने का सीन किसी डरावनी हकीकत से कम नहीं था, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी का अपार्टमेंट भी ठीक वैसे ही बंद हो चुका था और वो लोग भी उसी ब्रिक वॉल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। असल में उस वाले फ्लैट के अंदर एक पति पत्नी मौजूद थे, जिसमें हस्बैंड का नाम था मार्विन और बीवी का नाम था एना। देखने में ये दोनों ड्रग एडिक्ट लग रहे थे और इनकी बातों से पता लग रहा था कि वो बहुत दूर से इसी शहर में घूमने आए थे और हाल ही में इस अपार्टमेंट में रूम लिया था, जिसमें ये अब फंस चुके थे। साथ ही इन हालातों के चलते उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा था, जिस वजह से वो दोनों काफी तनाव में थे। दरअसल उन्हें लगने लगा था कि वो इसी बंद अपार्टमेंट में मर जाएंगे, क्योंकि बाहर से किसी भी तरह का खाना या पानी अब अंदर नहीं आ सकता था। अब उनकी बातों को सुनकर टिम और ओलिविया को भी याद आता है कि उन्होंने अपने घर का पानी तो चेक किया ही नहीं। इसलिए अब टिम और ओलिविया भागकर बाथरूम की ओर दौड़े और अपने नल को खोलकर देखा, लेकिन जो डर था उनके साथ भी वही हुआ, यानी उनके नल से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी। ये देखकर ओलिविया बहुत ही ज्यादा घबराने लगी, लेकिन तभी टिम ने उसे थोड़ा संयम रखने की सलाह दी, ताकि वो ध्यान से सोच सके कि अब उन्हें क्या करना है और यहाँ से कैसे निकलना है। वो कहता है कि हमारी बिल्डिंग शहर के बीचों बीच है, इसलिए बाहर के लोगों को ये ब्रिक वॉल दिख रही होगी और वो इसको हटाने का इंतजाम कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इस बिल्डिंग में कई लोग फंसे हुए होंगे। इसलिए हमें मदद आने तक अपना पेशेंस नहीं खोना है और तब तक खुद को काबू में रखना है। लेकिन ओलिविया पर इन बातों का कोई असर नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही डिप्रेशन में रह रही थी और ये चीज अब उसे और बुरी तरह से तोड़ चुकी थी, जिस वजह से वो उस पर भड़क उठी। वो कहती है कि टिम, क्या तुम्हें याद नहीं कि इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए आखिर ऐसी जगह पर भला कौन ध्यान देगा। उन्हें तो यही लगेगा ना कि शायद ये वॉल्स उसी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा हैं। इसके बाद वो गुस्से में कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते तो हम उसी शाम निकल गए होते। ये कहते हुए ओलिविया की आवाज थरथरा रही होती है, क्योंकि वो इस वक्त अंदर से बहुत ही डरी हुई थी। फिर आखिर में वो कहती है कि वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अब साथ में नहीं हैं। तो इतना सुनते ही टिम गुस्से में अपना मोबाइल उसी ब्रिक वॉल पर दे मारता है। फिर अगले कुछ घंटों तक उस कमरे में सन्नाटा बना रहता है और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि उनसे गलती हो गई। तभी हम देखते हैं कि ओलिविया ने अपने बर्ताव के लिए टिम से माफी मांगी, क्योंकि वो जानती थी कि हालात उनके काबू से बाहर हो चुके थे। लेकिन इसी बीच टिम की नजर उस वॉल पर गई जहां उसने गुस्से में अपना मोबाइल फेंका था। वो देखता है कि उसके टूटे हुए मोबाइल का मेटल का हिस्सा अब भी वहीं चिपका हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम दीवार नहीं थी और इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, बल्कि मैग्नेटिक एनर्जी भी थी, जिस वजह से ये दीवार एक मैग्नेट की तरह काम कर रही थी। लेकिन खास बात ये थी कि पूरी दीवार मैग्नेटिक होने के बावजूद दीवार के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ की मैग्नेटिक पावर कुछ ज्यादा थी, और ऐसे टोटल उस दीवार में 4 हिस्से थे जहाँ मेटल की चीजें चिपक भी रही थी। और असल में वो चारों ब्रिक्स एक स्क्वायर के शेप में थे, जैसे इनमें कोई पैटर्न छुपा हो इसे खोलने के पीछे। असल में टिम एक गेम डेवलपर था, इसीलिए वो इस तरह की थ्योरी को सोच रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गेम में लोग सोचते हैं। खैर, अब ओलिविया ने तुरंत ही मेटल स्क्रू, चाबियां और कुछ मेटल स्क्रैप्स आइटम्स लेकर उन चारों पॉइंट्स पर चिपकाने की कोशिश की। लेकिन तभी सब कुछ उल्टा पड़ गया, क्योंकि उनके हटते ही मेटल के वो सारे टुकड़े गोली जैसी रफ्तार से उस दीवार से वापस उनकी तरफ आने लगे, जैसे कोई एनर्जी उन्हें 10 गुना रफ्तार से वापस फेंक रही हो। ठीक वैसे ही जैसे चुंबक का एक हिस्सा जितना तेजी से चिपकता है,
तो दूसरा हिस्सा उतनी ही तेजी से दूर भागता है। तो इस तरह शायद ये चारों हिस्से खुद को बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड में बदल रहे थे जब भी इनसे कोई छेड़छाड़ कर रहा था। अब टिम ने बिना एक पल गवाए ओलिविया को ढाल की तरह ढक लिया ताकि उसे उन चीजों के लगने से बचा सके। तो इस तरह ओलिविया को तो एक खरोश तक नहीं आई, लेकिन टिम की पीठ में अनगिनत मेटल के टुकड़े धंस चुके थे, जिसमें चाबी से लेकर बाकी दूसरी चीजें भी शामिल थी। ये चीज इतनी जल्दी हुई थी कि उन दोनों को ही संभलने का मौका नहीं मिला था, और ये चोट इतनी गहरी थी कि टिम के शरीर पर घाव होने से उसमें से खून निकल रहा था। अब ओलिविया ने जैसे तैसे सारे टुकड़े निकाले और तुरंत उसकी पीठ को बैंडेज लगाया। इसके बाद ये दोनों उस दीवार के बारे में बात कर ही रहे थे कि इतने में उन्हें अपने बगल वाले अपार्टमेंट से फिर से वही चीख पुकार सुनाई दी जो पिछली बार सुनाई दी थी। लेकिन जब तक ये लोग उस तरफ जाते तब तक अचानक उस अपार्टमेंट से आवाज आना एकदम से बंद हो गई थी। अब इस चीज से ये दोनों और डर गए, जिसके बाद उन्होंने फौरन दूसरी तरफ जाने की ठान ली। इसलिए इन दोनों ने जल्दी से दीवार में एक बड़ा होल बनाया और दूसरे अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गए। फिर अंदर जाकर इन्होंने देखा कि वो पड़ोसी लेडी यानी एना इनके सामने बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। ये देखकर अब ओलिविया ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पति मार्विन ने अचानक टिम पर हमला कर दिया और उससे कहने लगा कि मुझे इस जगह से निकालो। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और टिम का गला घोटने में लगा हुआ था, जिस वजह से ओलिविया ने फुर्ती से उसकी आंखों में स्प्रे मारकर टिम को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद टिम ने जवाब में उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी एना बीच में आ गई। अब एना ने रोते हुए बताया, मार्विन ने मुझे नहीं मारा, बल्कि ये चोट मुझे इसी दीवार को तोड़ने की कोशिश में लगी थी। अब टिम के हिसाब से मार्विन नशे में था और कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उसकी बेहोशी के उतरने तक बांध देना ही बेहतर था ताकि वो किसी को कोई चोट ना पहुंचा सके। अब इसी दौरान टिम को उनके अपार्टमेंट में एक प्राइवेट रूम मिलता है, जिसके अंदर घुसने पर एक और खुलासा होता है। उसने देखा कि उस कमरे में टूल्स से भरे रैक थे, जिसमें से टिम ने एक हैमर उठाया और उस ब्रिक वॉल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वापस वही था, यानी वो दीवार हिली तक नहीं। तभी एना ने मार्विन को उसकी हरकतों के बारे में बताया कि कैसे उसने नशे की हालत में टिम को मारने की कोशिश की थी। अब मार्विन इस चीज के लिए शर्मिंदा था, इसलिए उसने टिम से माफी मांगी और अब पहली बार हालात की गंभीरता को समझा। अब इतने में ओलिविया के दिमाग में एक तरकीब कौंधी। उसने कहा कि हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, इसलिए अगर हम छत तोड़ते हुए नीचे बढ़ें तो शायद ग्राउंड फ्लोर और फिर बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। असल में ओलिविया ने इस बिल्डिंग की हिस्ट्री पहले से ही पढ़ रखी थी और उसको पता था कि ये बिल्डिंग 1897 में बनी थी। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के दौर में बिल्डिंग्स के नीचे एक एयर रेड शेल्टर बनाया जाता था और ऐसे शेल्टर्स अक्सर शहर के सबवे सिस्टम से जुड़े हुए होते थे। तो ओलिविया को लगा था कि इसी के सहारे अब यहाँ से निकल सकते हैं, और देर किस बात की थी। उन्होंने हैमर से फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया, जहां उन्हें पता चला कि नीचे का अपार्टमेंट मिस्टर ऑसवाल्ड का था। फिर टिम ने उन्हें आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद टिम ने कपड़ों की रस्सी बनाकर खुद को नीचे लटकाया। लेकिन जैसे ही उसने जमीन को छुआ, नीचे मौजूद ऑसवाल्ड ने उस पर रिवॉल्वर तान दी, क्योंकि उसे लगा कि टिम उसका राशन चुराने आया है। अब ओलिविया ने उसको ऊपर से पूरी बात समझाई, लेकिन मिस्टर ऑसवाल्ड ये मानने को तैयार नहीं थे। पर तभी उनकी नातिन ली ने उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि ये लोग हमारे पड़ोसी हैं। फिर काफी देर तक चुप रहने के बाद ऑसवाल्ड ने जो कहा वो सुनकर सब सन्न रह गए, क्योंकि उसने अपनी नातिन से कहा कि अगले 3 दिन में यही पड़ोसी पानी के लिए तुम्हारी जान ले रहे होंगे। और उनके शब्द सुनते ही सभी के बीच खामोशी छा गई, यानी सभी को पता चल चुका था कि मिस्टर ऑसवाल्ड इस सिचुएशन को पहले ही भांप चुके हैं। लेकिन आखिर में ली की जिद के आगे ऑसवाल्ड को झुकना ही पड़ा और उन्होंने अपनी गन को नीचे कर लिया। पर इतने पर भी उन्होंने टिम को साफ चेतावनी दी कि अगर ली के पास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब पूरी रणनीति बनाने के बाद छत तोड़ने का काम शुरू हुआ। इसके बाद इन लोगों के हर हथौड़े की चोट के साथ दीवारें कांप रही थी। लेकिन इसी दौरान टिम को उस मलबे में कुछ अजीब दिखा। असल में सभी छतों पर स्मोक डिटेक्टर मौजूद थे, जो कंस्ट्रक्शन के वक्त लगाए गए थे, और टिम ने नोटिस किया कि इस स्मोक डिटेक्टर के अंदर एक कैमरा छुपा हुआ था, जिसे देखकर वो सन्न रह गया। फिर उसने ऑसवाल्ड से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि मिस्टर फ्राइडमैन ने यहाँ स्मोक डिटेक्टर लगवाए थे और हर स्मोक डिटेक्टर की यही कहानी थी कि उनके अंदर कैमरे लगे थे। अब ये देखकर सभी अंदाजा लगाने लगे कि क्या ये पूरी बिल्डिंग एक एस्केप रूम में तब्दील हो चुकी है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, या क्या कोई बाहर बैठकर उनकी हर हरकत को देख रहा है और उनकी बेबसी का मजा ले रहा है। अब यहाँ पर ओलिविया की आंखों में डर था कि कहीं ये कोई गेम या कुछ और तो नहीं, जबकि एना को यकीन था कि ये इंसानों का काम नहीं हो सकता।
जरूर ये एलियंस हैं और ये दीवारें उन्हीं की टेक्नोलॉजी है। इस तरह अब सभी अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। फिर आखिर में शक की सुई घूमकर इस बिल्डिंग के मालिक फ्राइडमैन पर आकर टिकी कि जरूर ये कोई कंस्ट्रक्शन की गड़बड़ी है जिस वजह से ये ब्रिक्स यहाँ पर आई हैं। लेकिन तभी टिम को याद आया कि फ्राइडमैन का फ्लैट ठीक मिस्टर ऑसवाल्ड के बगल में मौजूद है। इसलिए अब इन लोगों ने इस पहेली का जवाब तलाशने के लिए दीवार तोड़कर उस अपार्टमेंट में घुसने का फैसला किया। पर अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबका कलेजा हिला दिया। असल में उस अपार्टमेंट के मेन डोर के पास फ्राइडमैन की लाश पड़ी थी और उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी कि वो हाथ वहां मौजूद नहीं थे और ना ही उसका कातिल। पर वहीं पास में ही फ्राइडमैन का मोबाइल पड़ा था जिसके अंदर ब्रिक वॉल की कुछ तस्वीरें थी। अब सवाल ये नहीं था कि फ्राइडमैन मरा कैसे, बल्कि सवाल ये था कि उसे मारा किसने और क्यों, और क्या सच में वो इस खेल का हिस्सा था या फिर वो भी उसी रहस्यमयी ताकत का शिकार बन चुका था। पर तभी टिम को याद आया कि जब वो लास्ट टाइम फ्राइडमैन से मिले थे तो सिटी के एक इलाके में भीषण आग लग गई थी जिस वजह से हेलीकॉप्टर्स उस तरफ जा रहे थे। इसलिए टिम को लगा कि कहीं इन सब का रिश्ता उस भीषण आग से तो नहीं। हालांकि वो हादसा यहाँ से काफी दूर हुआ था। पर तभी ओलिविया के दिमाग में भी एक चीज आई कि जिस तरह उस दीवार ने टिम पर हमला किया, साथ ही एना को घायल किया, ठीक वैसे ही इस दीवार ने फ्राइडमैन की जान ली होगी जब उसने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की होगी। वेल, जो भी हो, लेकिन अब मार्विन ने बिना सोचे समझे छत तोड़नी शुरू कर दी और गुस्से में ऐसा हथौड़ा चलाया कि 2-4 लोगों को साथ लेकर नीचे ही गिर पड़ा। हालांकि अब वो लोग अभी जैसे तैसे संभल ही पाए थे कि तभी एक अनजान शख्स उनके सामने आ गया और हालात को देखते हुए ऑसवाल्ड ने बिना वक्त गवाए वापस अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन उस आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि रुको, मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया। अब ये लोग उसे देखकर सबसे ज्यादा इस बात से हैरान थे कि जहाँ ये लोग डर के मारे परेशान हो रहे थे, वहीं ये आदमी सब कुछ जानते हुए भी एकदम चिल है। फिर वो कहता है कि ये अपार्टमेंट मेरे दोस्त एंटोन का है और मैं तो कुछ दिनों के लिए उसके पास बस रहने आया हूँ। फिर उसने अपना नाम यूरी बताया और पूछा, वैसे तुम लोग छत क्यों तोड़ रहे हो? तो इस पर टिम ने अपनी पूरी थ्योरी समझाई कि वो लोग बेसमेंट के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये दीवार उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही। लेकिन तभी यूरी ने जो जवाब दिया वो और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने कहा कि शायद बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है, इसीलिए ये जो दीवारें हैं ये हमें उससे प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये असल में सुपर अल्ट्रा हाईटेक ब्रिक वॉल है, इसलिए अगर तुम लोगों ने बेसमेंट से बाहर जाने की कोशिश की तो वैसे भी बाहर जाकर सब के सब मारे जाओगे। पर उसकी इन अजीब बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बस अपनी थ्योरी बुन रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी वो हवा की बातें कर रहा था तो कभी रेडिएशन की और कभी किसी और चीज की। खैर, अब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ ही था कि ओलिविया ने अचानक यूरी से पूछा कि तुम अपने दोस्त एंटोन के घर में हो ना, तो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अब इस बात पर कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, जिसके बाद यूरी ने बताया कि एंटोन अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल जैसे ही वो उस दीवार के करीब गया वो वहीं गिर पड़ा और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि एंटोन के दिल में पेसमेकर लगा था, इसलिए शायद उस हाईटेक ब्रिक के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका पेसमेकर फेल हो गया होगा। अब इसी बीच ली की नजर सामने रखे कुछ कागजों पर पड़ती है जिसमें उन ब्रिक्स से रिलेटेड काफी कुछ लिखा और छपा हुआ था, जैसे कोई आदमी उन पर रिसर्च कर रहा हो। बस तभी सबने बाहर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन यूरी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो बस चुपचाप किनारे खड़ा रहा और इन लोगों को देखता रहा। अब बाकी सब तो बाहर निकल गए, लेकिन ली उन कागजों पर बने अजीब से पैटर्न को गौर से देखने लगी और फिर कुछ देर बाद आखिरकार वो भी वहाँ से चली गई। इसके बाद सभी ने बेसमेंट की छत तोड़ दी और नीचे उतर गए। फिर कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें एक टनल का दरवाजा मिला, जिसके बाद ओलिविया ने बिना वक्त गवाए हथौड़ा उठाया और उस पर लगी सील को तोड़ दिया। अब जैसे ही दरवाजा खुला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से वो बस अब जमीन से 2 मीटर नीचे थे, पर फिर भी वहाँ चारों तरफ वही रहस्यमयी ब्रिक वॉल मौजूद थी। अब ये देखकर सभी सहम गए, क्योंकि एकदम से उनके लिए सब कुछ नामुमकिन जैसा हो गया था। पर तभी मार्विन अपना आपा खो बैठा और दीवार पर हथौड़ा चलाने लगा, लेकिन टिम ने तुरंत उसे रोक लिया, क्योंकि अगर ये इकलौता हैमर भी टूट गया तो उनके पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचेगा। पर जब मार्विन नहीं रुका तो उसको शांत करने के लिए ऑसवाल्ड ने उसके सिर पर अपनी बंदूक तान दी और फिर कुछ पल की खामोशी के बाद मार्विन ने मौका पाकर वो गन छीन ली और दीवार की तरफ 3-4 गोलियां दाग दी।
लेकिन आगे सभी ने देखा कि वो गोलियां दीवार तक पहुंची ही नहीं, बल्कि उसके करीब पहुंचते ही अचानक हवा में ठहर सी गई और फिर एकदम से रिवाइंड होकर उन लोगों की तरफ जाने को तैयार होने लगी। ये देखकर सभी को अंदाजा हो गया कि अब क्या होने वाला है। इसलिए टिम एकदम से चिल्लाया कि सभी नीचे झुक जाओ। अब सब नीचे झुक गए, लेकिन सिवाय एक बूढ़े आदमी के। यानी वो गोली अब ऑसवाल्ट के सीने में जा धसी थी, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद ऑसवाल्ट ने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मौत का जिम्मेदार ली ने साफ तौर पर मार्विन को ठहराया। अब सभी ने बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी और अब कुछ करने को बचा नहीं था। इसलिए थक हार कर अब वो सब एक हॉल में इकट्ठा हुए और एक दूसरे से अपने जीवन की सबसे दुखद यादें बांटने लगे। यहाँ यूरी ने बताया कि वो एक पुलिस ऑफिसर था जिसने ड्यूटी के दौरान कई लोगों की जान ली है, जिसका रिग्रेट उसको आज भी है। फिर ओलिविया की बारी आई तो उसने कहा कि 2 साल पहले मैंने अपना बच्चा खो दिया। तो ये सुनते ही टिम अचानक भड़क उठा और उसने ओलिविया पर ताना मारा। उसने कहा कि आखिर ये सच सबके सामने बताने से क्या हासिल होगा। तभी ओलिविया ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया कि हमने एक बच्चा खोया था टिम, और तुमने इन 2 सालों में एक बार भी उस बारे में बात नहीं की। दुख सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी था, लेकिन फिर भी तुम बस हॉस्पिटल से लौटे और सीधे कंप्यूटर पर जाकर बैठ गए, और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जो अब एक रोबोट बन चुका था। पर टिम बोला कि रोने धोने से काम नहीं चलता। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अब क्या तुम्हें घुमाने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? अब इस कड़वे झगड़े के बाद थोड़ी देर में जब टिम शांत हुआ तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसे लगा कि हो सकता है वो लोग कुछ चूक कर गए। इसके बाद टिम मार्विन और एना को लेकर दोबारा फ्राइडमैन के अपार्टमेंट में गया, जबकि उधर ली और ओलिविया एंटोन के छोड़े गए नोट्स खंगालने में जुट गई ताकि उन्हें उनसे कुछ समझ में आ सके। अब उन नोट्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो एंटोन उस रहस्यमयी दरवाजे के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके विजिटिंग कार्ड से पता चला कि वो एक प्रोग्रामर था और एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नाम की एक हाईटेक कंपनी के लिए काम करता था। और इसके बाद जब उसकी डेस्क खुली तो अंदर से उसका एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल मिला। तभी यूरी ने कहा कि एंटोन उस दरवाजे को खोलने के जुनून में पागल हो गया था और शायद इसीलिए उसने खुद ही ये सब तोड़ दिया। फिर इसी बातचीत के दौरान डस्टबिन से कुछ और नोट्स मिले जिन पर एक कोड लिखा हुआ था। अब ली को शक हुआ कि ये असल में दरवाजा खोलने का कोड हो सकता है, लेकिन यूरी फिर से चेतावनी देता है कि अगर तुमने वो दरवाजा खोल दिया और बाहर की जहरीली हवाएं अंदर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। उधर टिम को फ्राइडमैन के अपार्टमेंट में एक सीक्रेट रूम मिला और उसी कमरे में एक डिवाइस भी पड़ी थी जिससे वो सीक्रेट दरवाजा खोला जा सकता था। वहाँ उसने नोटिस किया कि डिवाइस में 10 डिजिट का इनपुट सिस्टम था, यानी पासवर्ड के सैकड़ों कॉम्बिनेशंस हो सकते थे, जिस वजह से इसे खोलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन टिम ने चालाकी दिखाई और उसने डिवाइस की स्क्रीन पर हल्का सा आटा फूका और उन नंबरों की पहचान कर ली जो प्रेस किए जा चुके थे। यानी अब ये साफ हो चुका था कि पासवर्ड 4 अंकों का है। इसका मतलब ये भी था कि कुल 24 कॉम्बिनेशन का काम थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब जैसे ही उम्मीद की एक किरण दिखाई दी तो एना फौरन भागकर एंटोन के अपार्टमेंट की ओर गई और फिर यूरी और ली को पूरी बात बताई। अब यूरी उसके साथ गया जबकि ली वहीं रुकी रही, क्योंकि अब कुछ बातें उसकी समझ में आने लगी थी। उधर टिम ने रिस्क लेते हुए एक तुक्का मारा और दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि उस कमरे में एक हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम लगा था जिसमें पूरे अपार्टमेंट के लाइव कैमरा फुटेजेस चल रहे थे। अब मार्विन तो पहले से ही अंदाजा लगा चुका था कि ये सब कोई खतरनाक सीक्रेट गेम है जिसे अमीर लोग कहीं दूर बैठकर ऑनलाइन देख रहे होंगे और शायद फ्राइडमैन उनका साथी होगा और इस पूरे एक्शन का ब्रॉडकास्ट करता होगा, जैसे स्क्विड गेम सीरीज में फ्रंटमैन करता था। खैर, अब टिम ने उस रात की रिकॉर्डिंग चलाई जिस रात ये सब कुछ शुरू हुआ था। उस वीडियो फुटेज में ब्रिक वॉल को अपार्टमेंट को ढकते हुए साफ देखा जा सकता था और उसे स्लो मोशन में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो। उधर हम देखते हैं कि ली को उस कोड की गुत्थी लगभग समझ में आ चुकी थी, इसलिए वो फौरन एंटोन के अपार्टमेंट की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने उसके गले में बंधे स्कार्फ को हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एंटोन के गले पर साफ गला घोटने के निशान थे। और ठीक उसी पल यूरी उसके पीछे आ पहुंचा और उसे अंदाजा हो गया कि ली अब सब कुछ समझ चुकी है। उधर मार्विन ने जब देखा कि यूरी अचानक गायब हो गया है तो वो एक बड़ा सा छुरा लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ा।
क्योंकि उसे अंदाजा था कि उनके साथ मौजूद एक आदमी जो हमेशा के लिए अंदर फंस चुका है, वो इतना शांत कैसे रह सकता है। जरूर उसे कुछ ऐसा पता है जो ये लोग नहीं जानते। इसके बाद उसने हर कमरे की तलाशी ली और आखिरकार उसे एंटोन के कमरे में यूरी मिल ही गया, जहां वो सारे नोट्स जला रहा था। ये देखकर मार्विन को शक हुआ कि यूरी कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। और इसी बीच मार्विन की नजर फर्श पर पड़ी जहां ली की लाश पड़ी थी, और ये देखते ही वो सारा का सारा मामला समझ गया। इसके बाद यूरी ने उसे एक बार फिर से चेतावनी दी कि ये दीवार तुम्हारी हिफाजत के लिए है, लेकिन अगर तुम लोग ये बात नहीं मानना चाहते तो मुझे खुद समझाना होगा। अब उस फुटेज के जरिए टिम भी यूरी की असलियत जान चुका था, इसलिए उसने फौरन गन उठाई और दौड़ पड़ा। उधर यूरी मार्विन का गला घोंटने में जुटा था, लेकिन जैसे ही टिम पहुंचा तो उसने उसकी गन छीन ली और उसे भी वहीं दबोच लिया। लेकिन तभी मार्विन ने पलटवार किया और किसी तरह वो दोनों यूरी को काबू करने में कामयाब हो गए। पर तब तक इस रहस्यमयी दीवार की वजह से 4 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पर ठीक उसी पल मार्विन और एना ने तय किया कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकल पाए तो शादी कर लेंगे। और टिम ने भी ओलिविया से उन तमाम गलतियों की माफी मांगी जिन जख्मों का दर्द वो अब तक अपने भीतर दबाए बैठी थी। अब जल्द ही उन्हें समझ में आ गया था कि यूरी ने ली को क्यों मारा होगा, क्योंकि शायद उसे भी दरवाजा खोलने का रहस्य पता चल चुका था। तभी टिम को याद आया कि उसी कमरे में एक स्मोक डिटेक्टर भी लगा था जिसमें कैमरा मौजूद था और वहीं से उन्हें जरूरी फुटेज मिल सकती थी। इसलिए एना तुरंत उसे चेक करने चली गई। लेकिन तभी टिम की नजर जले हुए नोट्स के एक टुकड़े पर पड़ी जिस पर कुछ कोड्स लिखे हुए थे। उसे लगा कि शायद एंटोन ने इन कोड्स को डिकोड कर लिया होगा, क्योंकि वो भी एक प्रोग्रामर था और एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नाम की कंपनी में काम करता था। और उसकी कंपनी भी सिटी में थी जहां हाल ही में भयानक आग लगी थी। फिर जब सारी कोशिशें नाकाम रहीं, तो सबने मिलकर यूरी से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की, मगर वो अब भी वही पुराना राग अलापता रहा कि बाहर जहरीली हवा फैली हुई है या फिर परमाणु हमले हो रहे हैं और ये दीवार उन्हें बचाने के लिए बनाई गई है। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगर बाहर जाना वाकई इतना खतरनाक है तो फिर एंटोन वहाँ क्यों जाना चाहता था। अब यहाँ पर यूरी और एंटोन की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जहाँ एंटोन का मानना था कि ये सब किसी तकनीकी खराबी का नतीजा है, वहीं यूरी को यकीन था कि बाहर की हवा जहरीली है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में जोरदार बहस हुई और इस टकराव में एंटोन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सच को जानते ही गुस्से से भरे मार्विन ने आखिरकार यूरी को बुरी तरह से पीट डाला, लेकिन इसके बावजूद यूरी ने दरवाजा खोलने का राज नहीं उगला। इसी बीच एना को कैमरा फुटेज में कुछ ऐसा मिला जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था, क्योंकि उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि एंटोन कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग कर रहा था। शायद वो उस दरवाजे को खोलने के लिए एक ऐप तैयार कर रहा था। फिर घंटों की मेहनत के बाद वो मोबाइल लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा और तभी उसके कमरे की फ्लैश लाइट 3-4 बार लगातार ब्लिंक करने लगी और ठीक उसी पल यूरी ने उस पर हमला किया और उसकी जान ले ली। फिर जब उन्होंने इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखा तो टिम को एक नई बात समझ में आई। असल में वो कोई इंटरवल्स कोड नहीं था, बल्कि वो एक ऑप्टिकल कोड था, यानी ठीक QR कोड की तरह, जिसे एंटोन ने अपने फोन से स्कैन किया था। और रही बात फ्लैश ब्लिंक की, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसा काम कर रहा था, यानी दरवाजा शायद फ्लैश की गिनती के हिसाब से ही एक्टिव हो रहा था। अब टिम को बस एंटोन का मोबाइल चाहिए था और जैसे ही उसे उसका मोबाइल मिला तो वो टूटा हुआ था जो यूरी का काम था। लेकिन फिर भी टिम ने उससे सारा डेटा एक दूसरे फोन में रिकवर किया और ऐप को चालू करके ब्रिक वॉल को स्कैन किया। अब स्क्रीन पर 4 स्क्वायर बटन उभर आए और टिम ने वो एक एक करके दबाए। फिर हर बार अलग अलग गिनती में वो फ्लैश ब्लिंक हुआ, जिसके बाद दीवार में कुछ हरकत शुरू हुई। फिर अचानक दीवार का पैटर्न बदलने लगा और चंद सेकंड्स में वो दीवार किसी पोर्टल में तब्दील हो गई। ये देखते ही एना ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी उंगली उसके अंदर डाल दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर फिर उसने जब अपना हाथ अंदर करने की कोशिश की तो तभी मार्विन दौड़ता हुआ यूरी को छोड़कर एना को रोकने आ गया। फिर सबने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो पोर्टल उसे अंदर की ओर खींचने लगा। अब देखते ही देखते उसका आधा शरीर उस पोर्टल में समा गया और फिर अचानक वो पोर्टल बंद हो गया, जिसके बाद एना उसी में फंसकर हमेशा के लिए खत्म हो गई, ठीक वैसे ही जैसे फ्राइडमैन मारा गया था। फिर मार्विन ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगा, जबकि यूरी ये सब देखकर हंसे जा रहा था। ये देखकर मार्विन ने यहीं पर यूरी को गोली मार दी और फिर खुद को भी, जिसके बाद अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक टिम और दूसरी ओलिविया। अब घंटों तक वो दोनों एक शब्द तक नहीं बोले, क्योंकि वो पूरी तरह से शॉक में थे। आखिर में टिम ने वो बात कही जो अब तक उनके रिश्ते के बीच दीवार बनी हुई थी। उसने बताया कि जब उनका बच्चा मरा था तो वो अंदर से टूट गया था
और उस दीवार से बचने के लिए ही उसने अपने चारों तरफ एक काम की दीवार खड़ी कर दी थी, क्योंकि जब भी वो ओलिविया के पास आता तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। इस तरह अब उन दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टिम ने नीचे वाले बटन से शुरू किया। पर तभी ओलिविया को एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि जब एंटोन ने दरवाजा खोला था तब कैमरे में फ्लैश ब्लिंक रिकॉर्ड हुए थे। तो इसके बाद टिम ने जब पहला बटन दबाया था तो एक से एक बार, दूसरे से 4 बार और तीसरे से 6 बार फ्लैश चला था। यानी हर बटन से निकलने वाले फ्लैश की गिनती ही दरवाजा खोलने की चाबी थी, और वो पैटर्न उस फुटेज में दर्ज हो चुका था। इसके बाद टिम और ओलिविया ने उस कैमरा फुटेज को ध्यान से देखा और उसी के बेस पर कोड का पैटर्न तैयार कर लिया। फिर अब बारी थी दरवाजा खोलने की, और जैसे ही उन्होंने एक बार फिर ब्रिक वॉल को स्कैन किया और तय किए गए सीक्वेंस में बटन दबाने शुरू किए तो अगले ही पल वो दरवाजा खुल गया। कुछ देर तक वो एक टनल से होकर गुजरे और फिर आजादी उनकी आंखों के सामने थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो जो देखा उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि पूरा शहर उसी रहस्यमयी ब्रिक वॉल से ढका हुआ था और हर इंसान अपने अपने घरों में कैद था। तभी उनकी नजर अपनी वैन पर पड़ी जिसमें एक रेडियो मौजूद था, और जैसे ही उन्होंने उसे चालू किया तो उन्हें एक सरकारी ब्रॉडकास्ट सुनाई दिया जिसमें बताया गया था कि एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में लगी भयानक आग के चलते एक तकनीकी खराबी आ गई थी जिसने एक गुप्त सुरक्षा प्रणाली को अनजाने में सक्रिय कर दिया, और अब सरकार इस संकट से निपटने की हर संभव कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।